नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा करेंगे राघव चड्ढा की, वो इसलिए क्योंकि उनका संकट जो है वो बहुत बढ़ गया है। वैसे तो वो जिस आम आदमी पार्टी से आते हैं इन दिनों वह भी संकट में ही फंसी हुई है और इसकी एक वजह दिल्ली का बहुचर्चित शराब घोटाला है। हालांकि ये जो बड़बोलापन है इनके नेताओं का, इसकी भी बड़ी भूमिका है आम आदमी पार्टी की जो गति है उसकी। मगर अभी हम चर्चा जो है वो पार्टी की नहीं बल्कि राघव चड्ढा की कर रहे हैं। और इन दिनों राघव चड्ढा आप एक तरह से कहें कि दोहरे संकट में फंसे हुए हैं। एक तरफ तो सदन और सदस्यता का मसला है, दूसरी तरफ ईडी। क्योंकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो कब कौन तिहाड़ पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता है। तो इस लिहाज से हम लोग ईडी पर तो बाद में आएंगे, पहले सदन वाले मसले पर चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि इसे लेकर तो राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, निलंबन को चुनौती दी। अब वहां से भेज दिया गया है कि जाओ और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, उनसे समय लो और बिना शर्त माफी मांगो। अब बड़ी चीज यह है कि भाई ये तो वहां गए थे इसलिए कि कुछ होगा। वैसे भी एक चीज आपको बताऊं कि और वो आप सभी जानते हैं कि ये दरअसल मामला सदन का है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बड़ी सीमित है। लेकिन फिर भी राघव चड्ढा वहां पहुंच गए। अब जब ये पहुंचे और मामला आगे बढ़ा तब ये बात निकलकर सामने आई कि जो इनके निलंबन का प्रस्ताव रहा उस प्रस्ताव पर पूरे सदन ने जो है वो सहमति जताई। अब लीजिए, अब ये बड़ी चीज हो गई। मतलब अब इनके निलंबन का प्रस्ताव आया, उस पर कोई विरोध करता तो बात भी होती कि साहब वहां सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जाती, नहीं देखिए फलाने ने विरोध किया। पर पूरे सदन ने उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी। तो अब पहला मामला तो यहीं फंस गया। दूसरा, ये जो पूरा जो कुछ हुआ सदन में वो दरअसल किससे जुड़ता है? ये सदन और सभापति की गरिमा से जुड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति और परिस्थिति में जो निर्णय है, जो तय करना है, वो तो सभापति करेंगे। और वैसे भी जो सदन के भीतर की कार्रवाई है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप होता नहीं है। ऐसा लगता है कि ये तमाम चीजें जो है वो अब छन कर सामने आ गई हैं। वैसे तो अभी इसकी सुनवाई दीपावली के बाद होगी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि बहुत कुछ जो तय होना है वो सदन के भीतर ही होना है। और विशेषाधिकार समिति की जब रिपोर्ट आएगी, जहां इनको भी अपना जवाब वगैरह देना है, प्रमाण उपस्थित होना है, तो ये अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद में समिति की जो कुछ रिपोर्ट आएगी उसी से तय होगा कि इनका होना क्या है। लेकिन जो इनके सामने संकट है वो ये कि इन्होंने तो बड़ा भारी बड़बोलापन किया था, बाकायदे प्रेस वार्ता वगैरह बुलाकर संजय सिंह के साथ और फिर वीडियो वगैरह जारी करके कि हमको तो राहुल गांधी की तरह जो है बाहर करने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने भाजपा के बड़े नेताओं से तीखे सवाल पूछे। ये नहीं कहेंगे कि हम वहां जो है फर्जीवाड़े में फंस गए। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये आरोप है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, और ये स्ट्रेटेजी थी आम आदमी पार्टी की, वो ये कि जब दिल्ली का सेवा विधेयक राज्यसभा में आएगा तो कोशिश ये की जाए कि इसे जो है वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। और जब ये मामला सेलेक्ट कमेटी को चला जाएगा तो फिर कुछ दिन के लिए टल जाएगा। यानी फिर जो है दिल्ली की सेवा विधेयक पर आगे बात तभी हो पाएगी जब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। और ये चाहते क्यों थे? ये इसलिए चाहते थे क्योंकि अब अगर ये विधेयक पास हो जाएगा तो तुरंत कानून बन जाएगा, और तुरंत कानून बन जाएगा तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर इसको कुछ दिन तक टाल लेंगे तो आपको ध्यान होगा कि जो दिल्ली का जब अध्यादेश आया था उस अध्यादेश को इन लोगों ने चुनौती दी थी, फिर वो मामला संविधान पीठ के सामने चला गया।
तो ये मानकर इन लोगों ने योजना बनाई कि अगर ये प्रवर समिति के पास जाएगा यानी सेलेक्ट कमेटी के पास तो कुछ दिन के लिए टल जाएगा और तब तक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए, तो उस जजमेंट में कुछ इनके मन की भी बात हो जाए। तो इस वजह से आप देखें कि इसे कोशिश हुई कि प्रवर समिति को भेजा जाए और उसके लिए भाजपा और बीजेडी के सांसदों का भी नाम डाल दिया गया। और दस्तखत वाला बात तो अलग कर दीजिए, लेकिन नाम डालने के लिए सहमति की जरूरत होती है। जो बात हुई नहीं यानी उनसे सहमति ली नहीं गई, यहीं पर पेच फंसा हुआ है। और दूसरा तो आप देखिए राघव चड्ढा का, तो जिस तरीके से संजय सिंह के साथ मिलकर ये लोग सदन में जो कुछ कर रहे थे वो सब आप ये कहें कि पब्लिक डोमेन में मौजूद है और संभवतः इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि नहीं, ये पहले आप जाइए जो है वो मांग कराइए। अब देखिए वहाँ क्या करेंगे सभापति महोदय, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इधर जो ईडी वाला इस समय मसला चल रहा है उसमें भी बताया जा रहा है कि संकट बढ़ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया यानी एक्स पर अपनी पोस्ट लिखी। वो पोस्ट अरविंद केजरीवाल के समर्थन में थी कि साहब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन कर दिया और तमाम चीजें कोर्ट से गुहार लगाई है कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। उसके बाद वो एनआई से बातचीत करते हैं और उस बातचीत में वो राघव चड्ढा का नाम लेते हैं और कहते हैं कि राघव चड्ढा के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिस तरह से ईडी जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को जो है वो पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है, तो उस लिहाज से इनके लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। अब इसका मतलब कपिल सिब्बल के पास कहीं से सूचना आई होगी, बड़े नेता हैं और बड़े वकील भी हैं और आप देखिए कि वो तो मंत्री वगैरह भी रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनके अपने जो सोर्स हैं, जो सूत्र हैं, वो कुछ ज्यादा ही हैं। क्योंकि आप देखिए कि वो जो एएनआई से बातचीत है, उस बातचीत में अब बरबस तो राघव चड्ढा का नाम उन्होंने लिया नहीं होगा। और वैसे भी आपको ध्यान होगा कि जो मनीष सिसोदिया के यहाँ न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर बैठक हुई थी, उस बैठक में पंजाब के भी अधिकारी थे और राघव चड्ढा भी थे और विजय नायर भी थे। और इस पूरे मामले के तार जो है वो पंजाब से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि पीछे पंजाब के कुछ अधिकारियों को सीबीआई ने बुलाया था, पूछताछ हुई, फिर अभी ईडी ने पंजाब के में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई और बताया जाता है कि इस छापेमारी का संबंध ये जो 338 करोड़ वाला मनी ट्रेल निकल कर आया है उसी संदर्भ में था कि देखा जाए कि ये पैसा कहीं वो चूंकि वो विधायक जो है उनका अपना काम धंधा भी बड़ा है, तो कहीं इस पैसे को उनके जरिए तो नहीं खपाया गया, इसलिए वो छापेमारी हुई थी। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है जिसका कनेक्शन पंजाब तक और उधर तेलंगाना तक है, तो इस कनेक्शन में किसकी क्या भूमिका रही ये तो ईडी तलाश रही है। और इसीलिए आप देखिए कि आरोपी तो नहीं बनाया गया, लेकिन जो चार्जशीट रही उस चार्जशीट में नाम रहा कि जो पूरी मीटिंग और बैठक वगैरह हुई, उस बैठक में कौन कौन लोग थे और क्या क्या था, वो सारा जो विवरण आया उसी विवरण में सबका नाम आया। क्योंकि आप देखिए कि विवरण में ही नाम था संजय सिंह का। संजय सिंह को कोई आरोपी नहीं बनाया गया था, ना संजय सिंह कहीं एफआईआर में थे, लेकिन बाद के दिनों में देखिए क्या हो गया, संजय सिंह जो है वो बिहाइंड द बार चले गए, तिहाड़ पहुंच गए। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल का भी कहाँ ही नाम है, लेकिन ईडी ने सम्मन कर दिया उनकी भी तो चर्चा आई है, जो चार्जशीट है उसमें चर्चा है, ना उनके खिलाफ एफआईआर है ना वो आरोपी हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो चर्चा तो राघव चड्ढा की भी है और चर्चा कई तरीके की है कि साहब एक तरह से कहें कि पंजाब जो है, पंजाब में जिस तरह से पंजाब सरकार को एडवाइस करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल बन गई है और उस काउंसिल के अगुआ राघव चड्ढा को बनाया गया है, तो ये तो कहा ही जाता है कि एक तरीके से परोक्ष तौर पर सरकार यही चला रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो जो न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर बैठक होती है डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ, उस बैठक में अधिकारी भी मौजूद होते हैं और राघव चड्ढा भी मौजूद होते हैं, विजय नायर भी मौजूद होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि
जो छानबीन चल रही है उस छानबीन के लिहाज से उन तमाम लोगों से पूछताछ हो सकती है जो किसी न किसी तरीके से डिसीजन मेकिंग का हिस्सा रहे। और शायद यही वजह है कि कपिल सिब्बल साहब कह भी रहे हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो राघव चड्ढा के सामने समस्या दोहरी है और इसीलिए ये सवाल उठता है कि आखिर इनका होगा क्या। बाकी आपकी जो भी राय हो जरूर साझा करें और मैं फिर कहूँगा कि मतांतर से जरूर जुड़ें।